नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है ग्रेवयार्ड फ्रीक्वेंसीज़ में। बड़े हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए मना करते हैं और हम उन चीज़ों को ही करना अपनी शान समझ लेते हैं। कभी कभी यही झूठी शान ऐसी मुसीबत बन के गिरती है कि इंसान खुद को ही भूल जाता है। राज और अर्पित अपने दोस्त किशोर के साथ उसके गांव के घर आ रहे थे। बड़े किस्से सुन रखे थे उन्होंने उस घर के। उन दोनों को गांव के खेत खलिहान घूमने की बहुत इच्छा थी। 8 घंटे ट्रेन में सफ़र करने के बाद जब वो गांव पहुंचे तो स्टेशन पर उन्हें लेने कोई नहीं आया था। किशोर ने बताया कि दरअसल उसके पापा गांव से बाहर गए हैं किसी काम से, नहीं तो वो ज़रूर आते। किशोर ने आगे बताया कि उसके पापा बाहर गए हैं तो रात को देर से लौटेंगे। सबने हाथ पांव धोया और फिर खाना खाने के बाद देर रात तक गप्पे मारते मारते सोने को लेटे तो किशोर को लगभग तुरंत ही नींद आ गई। रात और गहरी हुई तो राज ने अर्पित को नींद से जगाया। भाई भाई उठ, अरे उठ ना। और उस कमरे की बात याद दिलाई जिसके बारे में किशोर अक्सर बातें करता था कि कुछ भी हो जाए हम हमारे घर के उस कमरे को कभी नहीं खोलते। राज और अर्पित चुपचाप कम से कम आवाज़ करके उठे और उस कमरे के पास तक पहुँचे। किशोर ने पहले ही बता रखा था कि चाबी हमेशा किवाड़ के ऊपर ही रहती है। उन्होंने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही राज और अर्पित की छींकों से ये साफ हो गया कि कमरा सचमुच सालों से नहीं खुला था। नाक पर कपड़ा रख कर दोनों ने पूरा कमरा मोबाइल की टॉर्च लाइट में छान मारा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उन्हें कोई खतरा या घबराहट महसूस हो। एक नॉर्मल कमरे की तरह ही था ये, बस यहाँ धूल की मोटी सी एक परत जमी थी। दोनों कमरे से बाहर निकले, वापस ताला लगाया और आके चुपचाप सो गए। सुबह किशोर ने दोनों को नींद से जगाया और गुस्से में कहा, तुम दोनों ने दरवाज़ा क्यों खोला था? अंदर घूम फिर के देख लिया? बहुत मज़ा आया ना? अब मुश्किल में फंस गए हम सब, कोई नहीं बचा सकता हमें अब। दोनों को यही नहीं समझ आ रहा था कि किशोर को कैसे पता चला। तो किशोर खुद बोला, तुम लोग जब रूम से ताला लगा के निकल रहे थे तो मेरे पापा ने तुम दोनों को देख लिया और तुम लोगों ने मिलकर मेरी बैंड बजवा दी। अब चलो तैयार हो जाओ, शाम की ट्रेन से हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। कोई गाँव नहीं घूमना आप किसी को। ट्रेन के टाइम पर तीनों दोस्त स्टेशन पहुंचे। सब चुपचाप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ट्रेन चली तो कहीं जाकर थोड़ा बेहतर महसूस हुआ और सब बातचीत करने लगे। राज बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था कि जल्दी से कोई स्टेशन आए तो वो बाथरूम जाए, क्योंकि ट्रेन के गंदे बाथरूम से उसे हमेशा बड़ी नफरत होती थी। ट्रेन 5 बजे शाम को चली थी और 6 बजे तक जब कोई स्टेशन नहीं आया तो वो जितनी जल्दी हो सकता है ट्रेन के ही बाथरूम में गया और लगभग 5 मिनट में ही वापस भी आ गया। लेकिन उसके बैठते ही जैसे अर्पित और किशोर पागल हो गए। दोनों एक एक करके उस पर चिल्लाने लगे, अबे तू कहाँ चला गया था बे? फ़ोन कहाँ है तेरा? इतनी देर तक कोई बाथरूम में रहता है? राज को लगा शायद दोनों मजाक कर रहे हैं। वो बोला, अबे भांग पी रखी है क्या? मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे आने में। राज की बात सुनने और मानने को वो दोनों तैयार नहीं थे। उन्होंने अब जो कहा उससे राज भी समझ गया कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। उन्होंने राज को टाइम देखने के लिए कहा। घड़ी में देखा तो 7 बज रहे थे। राज को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ कैसे, और यही सोचते सोचते राज को बहुत बेचैनी होने लगी। और थोड़ी देर में उसने बोला, यार मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मैं ज़रा गेट के पास ताज़ी हवा में जाता हूँ। इतना कह के राज सीधा ट्रेन के दरवाजे के पास जाके खड़ा हो गया। ताज़ी ताज़ी ठंडी हवा से काफ़ी बेहतर लग रहा था उसे। तभी थोड़ी देर में एक आवाज़ आई, चाय कॉफ़ी कॉफ़ी चाय। एक चाय वाला आया
राज ने एक चाय ली और एक 10 का नोट दिया तो उस आदमी ने कहा, बाबू छुट्टा नहीं है क्या? राज ने ना में सिर हिलाया तो उसने कहा, बाबू 5 रुपए का छुट्टा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था ना। और इतना कह के राज की चौंकती आंखों के सामने से वो चाय वाला चलती ट्रेन से कूद गया। राज बिल्कुल एक मूर्ख सा वहीं खड़ा था। उसके शरीर का खून जमने लगा था। तभी उसने दूसरे कंपार्टमेंट से टीटी को आते देखा। टीटी ने इधर आके पूछा, क्या हुआ भाई, यहाँ क्यों खड़े हो ऐसे? दरवाज़ा खोल के खड़े रहने पर फाइन लगता है, पता है ना? राज ने कहा, सर वो चाय वाला यहाँ खड़ा था सर अभी, और वो चलती ट्रेन से कूद गया। टीटी जोर से हंसी मारते हुए बोला, अच्छा मतलब चलती ट्रेन से कूद के मर गया ना? तो कहा तो था कि दरवाज़ा मत खोलना। अब देखो चाय वाला गया और अब मैं भी चला। इतना कह के टीटी भी वहाँ से कूद गया। राज को लगा कि वो वहीं बेहोश हो जाएगा। उसकी आंखों के सामने पूरी तरह अंधेरा छा गया। तभी अर्पित उसे ढूंढता हुआ वहाँ आया और बोला, अबे देवदास, यहाँ क्या कर रहा है? कूदने का प्लान है क्या? चल अंदर चल, गप्पे मारते हैं यार। यहाँ अकेले अकेले कब तक खड़ा रहेगा तू? राज डरा हुआ तो था ही। वो कांपती हुई आवाज़ में बोला, यहाँ से अभी एक चाय वाला और टीटी उस कमरे को खोलने की बात करते हुए दोनों जल्दी से ट्रेन से कूद गए। अर्पित हंसा और बोला, हाँ भाई, कमरा खोलने को तो मना किया था, क्यों खोला तूने? इतना कह के अर्पित भी गेट की तरफ बढ़ा और तभी राज को ऐसा लगा कि किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो और वो सीधा जाके अर्पित से टकराया, जैसे वो अर्पित को ट्रेन से बाहर फेंकना चाहता हो। अर्पित पलट के चिल्लाया, अबे तू पागल हो गया है क्या? अभी गिर के मर जाता मैं। चाय वाला गिर गया, टीटी गिर गया और फिर मुझे गिरा के किसी और को ऐसे ही बोलता ना, मेरा दोस्त भी गिर गया। राज रोते हुए बोला, नहीं भाई नहीं, मेरा यकीन कर, मुझे किसी ने पीछे से जोर से धक्का मारा। मैं क्यों मारूंगा तुझे यार? तू मेरा दोस्त है, मैं क्यों मारूंगा? अर्पित गुस्से में दंदनाता हुआ वहां से सीधा अपनी बर्थ पर जाकर लेट गया। राज ने भी कुछ ना बोल के चुप रहना ही ठीक समझा। वो भी आंखें बंद करके अपने बर्थ पे लेट जाता है। तभी थोड़ी देर में एक आवाज़ आई, टिकट दिखाइए। आंखें खोल के देखा तो राज देखता ही रह गया। सामने वही टीटी खड़ा था और एक एक करके सबकी टिकट चेक कर रहा था। और जितनी देर में पलट के वो राज का टिकट देखता, उतनी ही देर में एक और आवाज़ आई, चाय कॉफ़ी कॉफ़ी चाय, चाय कॉफ़ी कॉफ़ी चाय। ट्रेन के कंपार्टमेंट में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। वही चाय वाला और टीटी जिनकी कूदने का राज ने अपनी आंखों से दृश्य देखा था, अब दोबारा उसके सामने थे, बिल्कुल जिंदा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले। राज का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्या ये उसका भ्रम था या सच में कोई अनहोनी थी। तभी ट्रेन में से कुछ देर बाद किशोर गायब हो गया। राज और अर्पित ने सोचा कि शायद बाथरूम गया हो, पर जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आया तो दोनों ने ट्रेन के हर एक बोगी, हर एक बाथरूम तक को चेक कर डाला, लेकिन किशोर का कोई नामो निशान नहीं मिला। अर्पित ने घबराकर किशोर को फ़ोन मिलाया और फ़ोन कई घंटियों के बाद किसी ने उठाया और दूसरी तरफ से किशोर की माँ की रोती हुई आवाज़ आई। अर्पित ने पूछा, आंटी फ़ोन आपके पास कैसे है? किशोर की माँ बोली, बेटा फ़ोन तो मेरे ही पास ही था। तुम दोनों जब यहाँ से निकले उसके 1 घंटे बाद मैं उस बंद कमरे में गई थी तो देखा वहाँ मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। राज और अर्पित अब पूरी तरह से टूट गए। उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका मतलब उन्हें अब समझ आने लगा। दोनों बिना एक शब्द कहे
अगले स्टेशन पे उतर गए। गांव की तरफ जाने वाली अगली ट्रेन आधे घंटे में मिल गई। 3 घंटे का सफ़र के बाद वो किशोर के गांव पहुंचे तो पता चला कि किशोर का अंतिम संस्कार हो चुका था। दोनों सिर झुकाए वापस जाने को तैयार थे तो किशोर की माँ ने कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। दोनों ने भी सोचा अब और क्या हो सकता है, यहीं रात बिता के सुबह निकलेंगे। चारपाई बिछा के दोनों चबूतरे के पास लेट गए। नींद आने ही वाली थी कि तभी राज और अर्पित दोनों ने एक आवाज़ सुनी। वही कमरा जिसे खोलने से मना किया गया था, उसका दरवाज़ा फिर से खुल गया था। दोनों उठकर धीरे धीरे अंदर चले गए। जब अंदर गए तो देखा कि किशोर की माँ वहाँ रो रही थी। सिसकियों भरी आवाज़ में वो जैसे दिल से टूट चुकी हों। दोनों ने पूछा, आंटी आप रो रही हैं? प्लीज़ रोइए मत, ये सब आपकी गलती नहीं थी, जो होना था वो हो गया। किशोर की माँ ने अपना सिर उठाया और दर्द भरी आवाज़ में कहा, किशोर ने तुम दोनों को कमरा खोलने से इसीलिए मना किया था क्योंकि उसके पिताजी मुझे बहुत मारते थे। उनका एक दूसरी औरत के साथ संबंध भी था। एक दिन नशा करके उसने किशोर के सामने मुझे इतना मारा कि किशोर ने मुझे बचाने के लिए उसे ही मार दिया और इस कमरे में हमेशा के लिए दफन कर दिया। उस दिन के बाद हमने ये कमरा बंद कर दिया क्योंकि किशोर को रोज़ इस दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती थी। किशोर के पिताजी की आत्मा सालों से हमें मारने की कोशिश करती रही है। आज जब मैं सो रही थी तो मेरे एक कान में उसकी आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें सुबह तक मार दूंगा। और दूसरे कान में किशोर की आवाज़ आई, माँ तू चिंता मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब सुनकर राज और अर्पित अंदर से हिल गए थे। उनका विश्वास, सोच, हर चीज़ बदल चुकी थी। दोनों ने सिर्फ इतना कहा, आंटी किशोर नहीं है तो क्या हुआ, हम भी तो आप ही के बेटे हैं, आप हमारे साथ शहर चलिए। लंबी मनमानी के बाद जब वो मानी तो अगले दिन उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और तीनों निकल गए शहर की तरफ उसी ट्रेन में। ट्रेन के सफ़र में फिर से वही यादें, वही बातें हर पल उनके दिमाग में घूम रही थी। थोड़ी ही देर में उनका स्टेशन आने वाला था। आंटी उठ के वॉशरूम की तरफ गई थी। राज और अर्पित अपनी सीट पे बैठे थे। राज ने देखा आंटी दरवाज़ा के पास खड़ी हैं और उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। राज उन्हें देखता ही रहा, तभी आंटी ने दूर से कहा था ना दरवाज़ा मत खोलना, और इतना कह के हंसकर वो भी ट्रेन से कूद जाती हैं। दोनों भाग के दरवाजे तक गए पर अब पछताने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते थे। निराश झुके हुए कंधों के साथ जब वापस अपनी सीट पर आए तो देखा आंटी वहीं बैठी थी अपनी सीट पर। कभी कभी मनमानी और जिद का अंजाम इतना बुरा हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे या फिर आपकी ज़िंदगी ही छीन ले। तो अगली बार कोई बड़ा बूढ़ा कोई हिदायत दे तो उसे मान लीजिएगा, नहीं तो अंजाम काफ़ी भयानक हो सकता है। अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जब रात का अंधेरा फिर छाएगा हम फिर मिलेंगे एक और ज़िद के साथ एक नई कहानी में। तब तक चैन से सोइए, अगर आप सो सके तो।